हाँ जी बच्चे, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नया चैप्टर हमारा सरफेस केमिस्ट्री, चैप्टर 5, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें ओनली सरफेस पे होने वाले फिनोमिनास को स्टडी किया जाता है। कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के सरफेस पे कौन से फिनोमिना होंगे उनको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और उस ब्रांच को जो उनकी स्टडी करती है उसे बोलते हैं हम सरफेस केमिस्ट्री। जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास सिंपली दो तरह के फिनोमिना आते हैं। एक होता है एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, डी के साथ एडजॉर्प्शन। एक होता है एब्जॉर्प्शन, बी के साथ, ABSORPTION। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है? देखो, हम नॉर्मली कहते हैं कि अगर फर्श पे पानी खिंच जाए तो उसके ऊपर क्या डाल दो, कपड़ा डाल दो। कपड़ा क्या कर लेगा, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब मतलब सोख लेगा उसको। तो जब सोख लेता है तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लिया उसने। क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। और अगर वो उसके अंदर ना जाके, कपड़े के अंदर ना जाके सिर्फ कपड़े के ऊपर ही चिपका रहेगा, क्या करे, सिर्फ कपड़े के ऊपर चिपका रहेगा, तब उसे कहेंगे एडजॉर्प्शन। अगर वो पानी कपड़े के अंदर चला जाएगा, सोख लेगा कपड़ा उसको, तो कहेंगे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब हो गया। और अगर वो सोखे ना, बल्कि क्या रहे, सरफेस के, कपड़े के सरफेस के ऊपर ही चिपका रहे, तो उसे क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। हमारे पास मेनली दो तरह के फिनोमिना होते हैं। एक होते हैं सरफेस फिनोमिना, एक होते हैं बल्क फिनोमिना। एक सरफेस फिनोमिनन, एक होते हैं बल्क फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना कौन से होते हैं? जो ये सिर्फ सरफेस के ऊपर होते हैं उन्हें बोलते हैं हम सरफेस फिनोमिना। और जो ये अंदर किसमें चले जाते हैं, बल्क में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? यहाँ, इस एरिया में जब आ जाते हैं, इसे बोलते हैं हम बल्क, बोलते हैं इसका। किसी भी सब्सटेंस का बल्क बोला जाता है। और जो ये ऊपर वाला है, ये सरफेस, इसे बोलते हैं सरफेस। अगर इस सरफेस के ऊपर होगा तो उसे कहेंगे सरफेस फिनोमिना। अगर इसमें अंदर आ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, बल्क फिनोमिना। तो हमारी जो एड्जॉर्प्शन है, AD एड्जॉर्प्शन, ये हमारी क्या है, सरफेस फिनोमिना। और जो एब्जॉर्प्शन है वो एक बल्क फिनोमिना है। एड्जॉर्प्शन हमारी क्या है, एक सरफेस फिनोमिना, और एक एब्जॉर्प्शन हमारी बल्क फिनोमिना। ठीक है। तो अब बात आती है कि पार्टिकल्स इस सरफेस के ऊपर चिपके हैं, तो इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, और जिसके ऊपर चिपकते हैं उसे क्या कहा जाता है? देखो, जो ये पार्टिकल जो चिपकते होते हैं, इन जो चिपकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, एडजॉर्बेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेट। और जिसके ऊपर चिपकते हैं उसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एडजॉर्बेंट। जिसके ऊपर चिपकते हैं उसे बोलते हैं एडजॉर्बेट। और जिसके ऊपर चिपकते हैं उसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट। और जो चिपकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, एडजॉर्बेट। जैसे देखो, इस पिक्चर में देखो, जो ये नीचे ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक के ऊपर क्या हो गए, पार्टिकल्स आके चिपकने शुरू हो गए। जब ये पार्टिकल्स इसके ऊपर आके चिपकते हैं, तो जो ये नीचे जिसके ऊपर चिपकते हैं उसे बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। और जिसके जो ये चिपकते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, एड्सॉर्बेट। जिसके ऊपर चिपकते हैं उसे क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट। और जो चिपकता है उसे क्या कहेंगे हम, एड्सॉर्बेट। मान लो हमारे पास कपड़े और पानी था। फर्स्ट पे पानी खिंडा हुआ था, उसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, कपड़ा डाल दिया। और
जो पानी था वो किस पे आके चिपक गया, कपड़े पे आके चिपक गया, लेकिन अंदर नहीं गया, सिर्फ सरफेस, उसके सरफेस पे रहा। तो जो हमारा कपड़ा था वो हमारा क्या हो जाएगा, एड्सॉर्बेंट, और जो पानी था वो हमारा क्या हो जाएगा, एड्सॉर्बेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्ब के बाद एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। हमने पढ़ा कि अगर पार्टिकल्स आके चिपकते हैं, पार्टिकल्स आके चिपकते हैं तो उस फिनोमिना को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। अगर पार्टिकल्स आके चिपकते हैं तब उसे बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। और जब पार्टिकल्स सरफेस से ऊपर जाते हैं, उल्टा प्रोसेस होता है, एड्सॉर्प्शन का उल्टा होता है, उड़ जाते हैं वहां से पार्टिकल, तो उसे बोलते हैं डिसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं उसको, डिसॉर्प्शन। अगर पार्टिकल्स एड्सॉर्बेंट के ऊपर आके चिपक जाएगा उसे कहेंगे एड्सॉर्प्शन। और जो जब एड्सॉर्बेंट्स के सरफेस से दूर चला जाएगा तब उसे कहेंगे डिसॉर्प्शन। क्या कहेंगे उसको, डिसॉर्प्शन। अब एड्सॉर्प्शन होती है हमारी, वो कितने टाइप की होती है। देखो, हमारे पास मेनली दो तरह की फोर्सेज होती हैं। एक तो होती है वंडरवाल फोर्सेज, एक होते हैं केमिकल बॉन्ड। एक तो होती है हमारी वंडरवाल फोर्सेज जिसमें सिर्फ इंटरेक्शन होती है, कोई बॉन्ड नहीं बनता। एक हमारे पास होता है कि केमिकल बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ देखो, जो पहले वाला, इस पहले वाले में क्या एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड बना हुआ है? कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। जब केमिकल बॉन्ड नहीं है, इनके अंदर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शंस होंगी। क्या होंगी, फिजिकल अट्रैक्शन। और फिजिकल अट्रैक्शन कौन सी, वंडरवाल फोर्सेज होंगी। कौन सी होंगी, वंडरवाल फोर्सेज। जब वंडरवाल फोर्सेज होती हैं तब उसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। लेकिन जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में क्या बन जाए, केमिकल बॉन्ड बन जाए। क्या बना हुआ है यहाँ पे, देखो बॉन्ड बना हुआ है। जब केमिकल बॉन्ड बनता है तब केमिकल बॉन्ड बनने से जो एड्सॉर्प्शन होती है उसे बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या होती है, किसी भी सरफेस के ऊपर किसी एड्सॉर्बेंट के ऊपर आगे चिपकने को क्या बोलते हैं, क्या, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एड्सॉर्प्शन आगे दो तरह की रहती है, कि डिपेंड करता है कि वो चिपकना है, जो चिपक रहा है पार्टिकल वो किस फोर्स से चिपक रहा है। अगर वो फिजिकल अट्रैक्शन से, सिर्फ फिजिकल फोर्सेज है उसके अंदर, वंडरवाल फोर्सेज है, तब उसे क्या कहेंगे, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। जब उसके अंदर केमिकल बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में, तो उसे क्या कहेंगे हम, केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो आता है हमारा कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। हाँ जी, पहले देखो, दिख रहा है तुम्हें फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या लिखा हुआ है? यस सर, थोड़ा दिख रहे हैं। थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा, लेकिन मतलब ये है कि हाँ, देखने लायक है। यस सर। देखो, पहला पहला पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन में सबसे पहला पॉइंट हमारा, द फोर्स ऑपरेटिंग। फिजिकल जो एड्सॉर्प्शन होती है उसमें जो फोर्स ऑपरेट हो रहे हैं वो कौन से हमारे, वंडरवाल फोर्सेज हो रहे हैं। कौन से ऑपरेट होने हैं, वंडरवाल फोर्सेज हो रहे हैं। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा। केमिकल बॉन्ड कौन सा हो सकता है, या तो आयनिक या फिर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। या तो आयनिक बॉन्ड होगा या फिर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब ये बताओ, इन दोनों में से फिजिकल फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कौन सी होती है। हमारी केमिकल जो बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू किसके, फिजिकल के। अगर केमिकल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो पहले हाई एनर्जी पे था, जैसे ही केमिकल बॉन्ड बन गया वो लो एनर्जी में आ गया, स्टेबल हो गया, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर केमिकल बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अगर ये फिजिकल बॉन्ड बन रहा है तो कम एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, वो फिजिकल के लिए लो होगी 20 to 40 किलो जूल पर मोल।
क्यों? क्योंकि वीक फोर्सेज होती हैं। लेकिन केमिकल बॉन्ड जब बनता है तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होने की वजह से उनमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। वो कितनी हो सकती है? 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल तक हो सकती है। जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, वो 20 से 40 किलो जूल रहेगी। और जो केमिकल एड्सॉर्प्शन की एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो हमारी 40 से 400 किलो जूल पर मोल हो सकती है। ठीक है। अब आता है कि जो प्रोसेस होता है फिजिकल फिजिकल एड्सॉर्प्शन, वो क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल कैसे? मान लो हमारे पास ये क्या था, एक मेरी कॉपी है, कॉपी के ऊपर मैंने पेन रख दिया, पेन रख दिया। अब मैंने कहा उसमें सिर्फ फिजिकल फोर्सेज है, तो पेन रख दिया, मैं उठा दिया, पेन रख दिया, उठा दिया। तो प्रोसेस क्या, किसी में कोई चेंज आया? हमने फॉरवर्ड भी करवा दी और बैकवर्ड ही करवा दी, दोनों रिएक्शन करवा दी। जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन करवा सकते हैं और किसी का नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? रिवर्सिबल। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जब मैं बॉन्ड तोड़ूंगा तो इसका भी नेचर चेंज हो जाएगा। अगर नेचर चेंज हो गया तो मतलब हमें क्या होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस बन जाएगा वो। अगर इस इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाता है तो केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ऊपर से अगर मैं बॉन्ड तोड़ता हूँ तो इनका नेचर भी चेंज हो जाएगा। नेचर चेंज होते ही ये प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो केमिकल एडसॉर्प्शन हमेशा इरिवर्सिबल होती है, और जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होती है हमारी रिवर्सिबल होती है। फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती। फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए किसी भी टाइप की एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती। लेकिन केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए अगर कोई रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही, स्पॉन्टेनियस नहीं हो रही, तो पहले हम उसको एक्टिवेशन एनर्जी देके स्पॉन्टेनियस बना देंगे, फिर वो अपने आप चलती रहेगी। तो मतलब केमिकल एडसॉर्प्शन में हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन फिजिकल एडसॉर्प्शन में कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अब बात आती है फिजिकल एडसॉर्प्शन। एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी की एक्टिवेशन जरूरत। हाँ, क्या होता है सर? एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है, मान लो दो एटम्स हमारे पास, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे। हम हमें पता है कि इस टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही हम उसको क्या करते, गर्म करते या हीट दे दे, हीट देते वो रिएक्ट करना शुरू कर दे। तो जितनी हमने हीट दी वो उनको एक्टिवेट करने के लिए दी, ताकि वो क्या हो जाए, रिएक्शन करने शुरू कर दे। पहले रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हीट करने पे रिएक्ट करना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि इनका टेम्परेचर बढ़ गया। तो जितनी एनर्जी हमने बाहर से प्रोवाइड की उनको एक्टिवेट करने के लिए उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन में कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती, लेकिन केमिकल में क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। फिर आता है कि फिजिकल एडसॉर्प्शन में मैंने कहा कि जब फिजिकल एडसॉर्प्शन होती है रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होने की वजह से, एक मिनट, थोड़ी देर बात कर, पता नहीं स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही।